अब हम बात करते हैं फिफ्थ ब्लॉक। हमने अब तक इससे पहले फर्स्ट ब्लॉक में नाटक को पढ़ा, सेकंड ब्लॉक में एकांकी को पढ़ा, थर्ड ब्लॉक में उपन्यास को पढ़ा, फोर्थ ब्लॉक में कहानी को। और अब हम इस फिफ्थ ब्लॉक में हिंदी गद्य साहित्य की निबंध विधा को पढ़ें। निबंध विधा में हम उसके उद्भव और विकास को समझेंगे। प्रस्तावना से प्रारंभ करते हुए निबंध की रचना की जो पृष्ठभूमि है, उसका अर्थ है, परिभाषा है, स्वरूप है, वर्गीकरण है, इस सबको देखेंगे। और निबंध के जो प्रकार हैं, चाहे वो वस्तुपरक हो कुछ भी, उनको देखेंगे। निबंध में वर्णनात्मक निबंध है, भावात्मक निबंध है। ये सब देखने के बाद फिर हिंदी निबंध का उद्भव और विकास कैसे हुआ, कैसे उसका आरंभ हुआ, भारतेंदु युग क्या रहा निबंध की दृष्टि से, द्विवेदी युग में निबंध का विकास किस चरम तक पहुंचा, शुक्ल युग कहाँ रहा और शुक्लोत्तर युग में क्या रहा। तो ये समस्त कालों में हम निबंध को पढ़ेंगे, निबंध को समझेंगे। और इसी के साथ साथ निबंध में हम जो हमारा इस ब्लॉक को पढ़ने का उद्देश्य है, उसके अनुसार हम निबंध विधा को समझ पाए। क्योंकि हिंदी गद्य की जो निबंध विधा है वो अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वो निबंध विधा हर दृष्टि से एक ऐसा हिंदी साहित्य जगत में महत्व रखती है कि पाठक उसके प्रति हमेशा से प्रेरित रहे। उसकी जो प्रयोजनीयता है, आलोचनात्मकता है, रचनात्मकता है, वो प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित रही है। और इसके द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा हम उसे जानने में सक्षम हैं। ये जो विधा है, हम इसकी समीक्षा, इसकी रचना कैसे कर सकते हैं, इन विषयों को जान पाएंगे। निबंध तथा शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक का जो लेखन पठन का अंग है, उसमें निबंध किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये हमारी समझ की बात है। तो अब हम इस ब्लॉक में सर्वप्रथम प्रस्तावना को लेते हैं। हिंदी निबंध का इतिहास आज से कम पिछले 150 वर्षों का से भी अधिक का है। इस अवधि में इसके स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ, एक विस्तार देखा गया। निबंध के अनेक प्रकार उनकी उपादेयता के संदर्भ में विस्तृत और व्यापक आधारभूमि को प्राप्त करते हैं। इस साहित्यिक विधा ने पत्रकारिता से लेकर सृजनात्मक साहित्य और समीक्षात्मक साहित्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज निबंध साहित्य की केंद्रीय विधा है। संपादकीय, फीचर लेखन, रिपोर्टाज, टिप्पणी सभी के रूप में हम इस विधा को देखते हैं। ये विधा जनसंचार माध्यमों में अपना प्रभावी स्थान धारण किए हुए है। साहित्य में कभी ललित निबंध, कभी समीक्षात्मक निबंध, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, सभी रूपों में इस विधा ने अपना एक विशेष अस्तित्व बनाया है। निबंध सामान्य परीक्षाओं से लेकर उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में भी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में निर्धारित की गई। निबंध का लेखन सहज नहीं है। ये जो विधा है, ये एक कौशल, एक दक्षता, एक निपुणता की मांग रखती है। इसलिए हमेशा से ये विधा चुनौतीपूर्ण रही। विचार और भावों का समन्वय, अनेक शैलियों का समाहार और भाषा के अनेक स्तरों का प्रस्तुतिकरण निबंध रचना को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। इन सभी बिंदुओं का विमर्श इस इकाई के द्वारा समझा जाए। तो निबंध विधा कितनी प्रभावी है, किस प्रकार पाठक के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये सभी बातें हम अब इस ब्लॉग में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम सबसे पहले कुछ भी जानने समझने से पूर्व निबंध की क्या पृष्ठभूमि है, इसे जानने का प्रयास करें। इस विषय पर आगे कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सा इसका जो अर्थ आदि है, इसे जानना चाहेंगे। हालांकि जो निबंध है
ये जो विधा है एक बहुप्रचलित महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है। निबंध लेखन आसान नहीं है, ये एक संश्लिष्ट विधा है और एक पोलार्ड रचना व्यवस्था है। निबंध के रचनाकार को बहुविध निष्णांत होना भले ही जरूरी ना हो, लेकिन बहुविधाओं की तासीर और रचना पद्धति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। निबंध में काव्य, नाटक, कहानी और काव्य की रचनात्मक चेष्टाएं सभी कुछ तो समाहित होता है। निबंध एक ऐसा रचना पुरुष है जो अनेक शीर्षों और अनेक बाहुओं वाला होता है। उसमें काव्य की अनुभूति, भाव सबलता, नाटक की चेष्टाएं एवं भंगिमाएं और कथा की कथन शैली, इन सभी का समावेश कुछ इस तरह से होता है कि इन सब का आस्वादन निबंध की संपूर्णता में एक रस में बन जाता है और इन्हीं गुणों के कारण अपनी भावगत एवं विचारगत संप्रेषणीयता में निबंध एक सफल रचना की तरह प्रस्तुत होता है। तो निबंध अपनी रचना पद्धति के अनुसार अनेक रूपों में जाना जाता है और परखा जाता है। जैसे पत्र भी निबंध का रूप है, डायरी भी निबंध की एक शैली है, संस्मरण और रेखा चित्र तो निबंध के अंतर्गत आते ही हैं। ललित निबंध और समीक्षात्मक निबंध भी निबंध के स्वरूप है। निबंध विधा के बराबर किसी और विधा में वैविध्य नहीं जो इसमें है। वह एक न्यायाधीश भी है और एक अधिवक्ता भी है और एक फरियादी तो वह है। तो इतनी विस्तृत और बहुआयामी भूमिका के कारण निबंध रचना को सरल नहीं कहा जाता, इसलिए कहा गया है कि गद्य कवियों की कसौटी है और निबंध गद्यकारों की कसौटी है। तो चलिए अब पहले इस विषय पर और आगे व्यापकता लाने से पहले हम ये जाने कि निबंध क्या है। निबंध से भी पहले हमने कई सारी विधाएं अभी पढ़ी, कहानी पढ़ी, उपन्यास पढ़ा, नाटक पढ़ा, एकांकी पढ़ा, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, रिपोर्टार्जन विषयों को, इन गद्य विधाओं को हमने सुन रखा है। और निबंध अन्य विधाओं की अपेक्षा एक प्रौढ़ विधा है, इन सबके समक्ष बहुत प्रौढ़ विधा है और निबंध की सृष्टि प्रौढ़ प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही कर पाता है। तो इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। तो इस प्रकार किसी भी साहित्य के निबंध उसकी सबसे महत्वपूर्ण विधा बन जाती है और निबंधों का इतना महत्व देखकर स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि आखिर निबंध है क्या। इस विषय में अपेक्षित है कि हम सबसे पहले यही जाने आखिर निबंध है क्या, निबंध का अर्थ क्या है, निबंध को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, निबंध का स्वरूप हम किस रूप में देखते हैं। तो देखते हैं कि निबंध का अर्थ क्या है। निबंध शब्द व्यापक अर्थ का संवाहक है। प्रारंभ से ही निबंध का अर्थ बांधने से लिया जाता है। निबंध जिसे अच्छे प्रकार से बांधा गया हो। व्युत्पत्ति मूलक अर्थ में नी उपसर्ग पूर्वक बंध शब्द के साथ घई प्रत्यय लगाने से निबंध शब्द की निष्पत्ति होती है और इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। तो निबंध कैसे बना, नी उपसर्ग पूर्वक बंध से घई प्रत्यय करके निबंध शब्द बना है जिसका अर्थ होता है अच्छी प्रकार से बंधा हुआ, अर्थात निबंध। पर वर्तमान समय में हम देखें तो निबंध अपने इस रूढ़ या मूल अर्थ में तो प्रयुक्त तो होता ही नहीं है। निबंध का अर्थ इस चीज में लिया ही नहीं जाता। साहित्य में यह एक नई विधा के रूप में प्रयुक्त होता है। निबंध का प्रयोग आज गद्य रचना के लिए किया जाता है जिसमें लेखक किसी विषय का सांगोपांग सविस्तार अपनी रचना में विवेचन करता है। शब्दकोश में निबंध शब्द का अर्थ देते हुए कहा गया है कि जो वह विचारपूर्ण या विवरणात्मक विस्तृत लेख
जिसमें समस्त विषयों को अच्छी प्रकार से मौलिक रूप में, स्वतंत्र रूप में विवेचित किया गया, अर्थात वह विचारपूर्ण, विवरणात्मक और विस्तृत लेख जिसमें किसी विषय के सभी अंगों का मौलिक और स्वतंत्र रूप से विवेचन किया गया। इसी प्रकार वृहत हिंदी कोश में निबंध का अर्थ कुछ इस प्रकार दिया गया है, वह विचारपूर्ण लेख जिसमें किसी विषय का सम्यक विवेचन किया गया है। दर्शनीय है कि यह जो निबंध है, इन दोनों अर्थों में निबंध का जो आशय है वो लगभग एक जैसा है, अर्थात किसी भी विषय का विस्तार से विवेचन करना ये निबंध के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर जो निबंध को परिभाषित करने की बात कही जा रही है, निबंध को अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग रूपों में कहा है और सबका मानना यह है कि निबंध जो है वो अर्थों में विचार तत्व और सम्यक विवेचन को विशेष रूप से रेखांकित करता है। निबंध में निबंधकार के विचार और चिंतन के लिए तो पूरा अवकाश रहता है। उसमें कविता की भांति हृदय की आवेगात्मकता, भाव स्थितियां समान रूप से प्रकट होती हैं। बाह्य जगत के तत्वों के लिए निबंध में स्थान होता है, परंतु यदि ये सारे तत्व एक साथ संश्लिष्ट रूप में न आए तो निबंध का स्वरूप ही समाप्त है। विविध तत्वों का बंधा हुआ होना ही निबंध की एक बड़ी विशेषता। तो आपने समझा, जो निबंध है वो एक ऐसा धरातल है जिस पर अनेक तत्व एक साथ आकर अपनी अपनी अवस्थिति में उपस्थित होते हैं। नालंदा विशाल शब्द सागर में निबंध शब्द के जो अर्थ दिए गए हैं वो दिए गए हैं अच्छी तरह से बांधने की क्रिया या भाव, यानी कि बल। किसी विषय का वह विस्तार विवेचन जिसमें संबंध रखने वाले अनेक मतों, विचारों, मंतव्यों आदि का तुलनात्मक और पांडित्यपूर्ण विवेचन। तो इस प्रकार से प्रकट होता है कि वह छोटा लेख जो विद्यार्थी अपने लेखन शक्ति तथा विवेचन बुद्धि बढ़ाने के लिए निरंतर अभ्यास के रूप में लेते हैं, है ना। तो ये जो निबंध है ये इन सभी रूपों में, इसमें कई सारी चीजें भी हैं कि जैसे मकान के रूप में भी देखते हैं, बनाने का कार्य, रूप, नाम, सहारा, अवलंब, अधीनता, संबंध, इस रूप में भी हम निबंध को देखते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अगर देखें तो निबंध को परिभाषित करते हुए डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि निबंध मन का आकस्मिक और उच्छृंखल आवेग तथा असंबद्ध चिंतनहीन बुद्धि का विकास। क्या कहा कि निबंध मन का आकस्मिक और उच्छृंखल आवेग तथा असंबद्ध चिंतनहीन रूढ़ि का विकास है। आगे एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान मोनटेन निबंध विधा का जन्मदाता इनको माना जाता है और निबंध की परिभाषा देते हुए ये लिखते हैं कि ऐसे इज अ मेडले रिफ्लेक्शन, क्वेश्चन एंड डॉट्स। इस परिभाषा में मोनटेन साहब ये मानते हैं कि निबंध विचारों, उद्धरणों और कथाओं का सम्मिश्रण है और इसी परिभाषा में वे आगे आत्म तत्व को भी निबंध के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं और उसको कहते हुए वे कहते हैं कि तो फ्रांसीसी जो विद्वान लेखक हैं अर्थात प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान मोनटेन, उन्होंने जो निबंध विधा का, इन्हीं को निबंध विधा का जन्मदाता भी कहा गया है। तो इन्होंने जो ये परिभाषा बोली कि ऐसे इज अ मेडले रिफ्लेक्शन, कोटेशन एंड एनाकोटिक्स। तो इस परिभाषा में मोनटेन साहब ये मानते हैं कि निबंध विचारों, उद्धरणों, कथाओं का सम्मिश्रण, ठीक है, कि ये विचारों, उद्धरणों और कथाओं का
सम्मिश्रण है। और इसी परिभाषा में उन्होंने आगे आत्मकथन के निबंध को आवश्यक रूप से स्वीकार किया है। और यहाँ वो कहते हैं कि द एसे इज द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ राइटिंग। It suits the writer who has neither talent nor inclination or to pursue his inquiries further, and generally the readers who are amused with variety and superficiality। तो यहाँ ये यही कहना चाह रहे हैं कि निबंध केवल लेखन कला का बहुत सुंदर और प्रिय साधन माना गया है। उनके अनुसार निबंध लेखन में प्रतिभा और ज्ञान वृद्धि की जिज्ञासा नहीं है। निबंध लेखन उसको भी अनुकूल पड़ता है जो कि विविधता की हल्की रचना के साथ आनंद लेता है। अर्थात वो पाठक को भी निबंध अच्छा लगता है, जो उन्हें भी पसंद आता है, जो विविधता और हल्की रचना में आनंद लेते हैं। और हडसन के अनुसार निबंध की जो परिभाषा है वो निबंध को परिभाषित करते हुए यहाँ पर कहते हैं, तो वो कहते हैं कि essay, the true essay is essentially personal। यानी कि जो हडसन है उनके अनुसार जो निबंध को उन्होंने परिभाषित किया है उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि सच्चा निबंध मूलतः व्यक्तिगत होता है। द ट्रू एसे इज एसेशनली पर्सनल। और इसी प्रकार निबंध के विषय में मरे साहब का कहना है कि द एसे इज कंपोजिशन ऑफ मॉडरेट लेंथ on any particular subject or branch of subject, a composition more or less elaborate in style though limited in range। अर्थात जो हडसन है उन्होंने तो मतलब कि हडसन और मरे ने निबंध के आकार और विवेचन इन दोनों पर ही एक बल दिया है, आकार पर भी और उसके विवेचन पर भी, दोनों ने ही बल दिया है। तो जो मरे साहब ने अपना विषय व्यक्त किया है उनके अनुसार निबंध किसी विशेष विषय या विषय की शाखा पर मध्यम लंबाई की रचना है जो शैली में कम या ज्यादा विस्तृत है यद्यपि सीमा में सीमित है। अर्थात बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं होता, जो निबंध है वो बहुत बड़ा या व्यापक भी नहीं होता लेकिन बहुत छोटा भी नहीं होता। तो जो निबंध की एक लेंथ है वो एक मध्यम यानी कि मीडियम उसकी होती है और उसकी जो शैली है वो कम या ज्यादा दोनों रूपों में हो सकती है। लेकिन फिर भी जो निबंध है उसकी जो सीमा है लिमिटेड इन रेंज, वो लिमिट में है, वो सीमा में है। एन essay is the composition of moderate length on any particular subject or branch of subject, a composition more or less elaborate in style though limited in range। तो ये जो निबंध है इसे इन्होंने एक आकार के रूप में और विवेचन संकोच दोनों ने ही, हडसन ने भी और मरे साहब ने भी, दोनों ने बल दिया है। आनुपातिक संक्षिप्तता और पूर्णता के अभाव की बात दोनों ने कही। हडसन ने रचयिता के चिंतन और चरित्र चित्रण को महत्व दिया है। इसमें निबंध में व्यक्तित्व का संकेत मिलता है। आकार छोटा, विवेचन संक्षिप्त में अल्पतम शब्दों में अधिकतम बात कहने का संकेत दिया गया है। पूर्णता का अभाव का अर्थ है कि सहसा समाप्ति। पाठक के चिंतन और राग को आकस्मिक धक्का। निबंध के वर्णनीय विषयों के संबंध में प्रायः सभी लेखक एक मत दिखाई देते हैं और एक ही रूप में जाने जाते हैं। तो निबंध को आगे इसी चीज में इसको पूर्ण करते हुए हम देखते हैं कि हमें यहाँ तक निबंध की परिभाषा, निबंध का अर्थ ये समझ में आया होगा। तो जो निबंध है जो कि गद्यकारों की कसौटी है और निबंध का जो लीला लोक है वो बहुत व्यापक है। जीवन के सभी पाठों को, सभी पथों को अपनी अंकबार में मानो ये भर लेने वाली विधा है
क्योंकि ये अपनी गोद में मानो सारी की सारे तत्वों को भर लेती है। ये विधा जिस आत्मीयता से अपने पाठक से मिलती है, संभवतः अन्य विधाओं में वैसी राग ऊष्मा, वैसे भाव उत्कंठा और प्रत्यग्र आवेग, अन्य भावानुप्रवेश क्षमता, इन सब का अभाव रहता है। श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने निबंध की इसी आत्मीय शक्ति को रेखांकित करते हुए लिखा था कि कविता का रसोपभोग करने पर भी हम कविता की सामग्री को अपने जीवन की सामग्री नहीं बना सकते। यह मानो ताजमहल है, अपना घर नहीं। उसमें विस्मय है, गौरव है, आह्लाद है, रस है, अपूर्वता है, परंतु वह हम लोगों की अपनी वस्तु नहीं है। निबंध हम लोगों की अपनी चीज है, यथार्थ है, भाव है, विचार है। हम अपनी दृष्टि के अनुसार उसको अभिव्यक्त करते हैं। तो वास्तव में निबंध वो धरातल है जिस धरातल पर लेखक अपनी कल्पनाओं, अपनी यथार्थ, अपने भाव, अपने विचार कुछ इस तरह से उसमें सजोता है कि वो सब एक साथ मिलकर के उसके स्वरूप का निर्माण करते हैं। उनकी धूप छाई उजास का प्रतिवेदन किसी अन्य विधा में असंभव होता है। नाटक, कविता, कथा के तत्वों का समवायीकरण इस रचना विधा में उसी प्रकार समाहित होता है जैसे हम कोई कोलार्ज बनाते हैं और उसमें बहुत सारी चीजों को एक साथ मिला देते हैं और फिर उसको भी इस रूप में सुसज्जित करते हैं कि वो अपने आप में अखंड प्रतीत। तो निबंध से गुजरते हुए इन विधाओं की शैल्पिक और वस्तुमयी साझेदारी भी संभव हो जाती है। कांता सम्मत उपदेश युजे, जो मम्मट का ये मतलब के काव्य शास्त्रीय पंक्ति है कि कांता सम्मत उपदेश युजे, जो काव्य है वो उसी प्रकार है जिस प्रकार एक प्रेयसी का उपदेश होता है। एक व्यक्ति को अपनी पत्नी का उपदेश समझ में नहीं आएगा, एक व्यक्ति को अपनी माँ का उपदेश समझ में नहीं आएगा, अपनी गुरु का उपदेश समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसी व्यक्ति को अपनी प्रेयसी का दिया हुआ उपदेश समझ में आएगा। तो जो कविता है ठीक एक प्रेयसी के समान है, जो कि सीधे हृदय में उतरती है और अपने उपदेशों को मनवाकर ही छोड़ती है। तो कविता के साथ अब उतना सटीक नहीं जितना कि निबंध के साथ ये वाक्य सटीक बैठता है। तो निबंध में निबंधकार का व्यक्तित्व सृजन ऊर्जा की जो धीमी भट्टी है उसमें गलकर भी अपने से विमुक्त नहीं होता। वह अपने से मुक्त होकर भी अपनी आत्म प्रेषणात्मक मना स्थितियों से उबर नहीं पाता। और यही वजह है कि अन्य विधाओं में रचनाकार इस तरह फैलता है कि वह अपने आप में असंतृप्त हो जाता है, टूट फूट जाता है, यानी कि उसके जो विचार हैं वो बिखरे हुए से हो जाते हैं। सुदूर आकाश में निबंधकार पतंग के समान कनकैया खाता है, वाताहत होता है, दिशा भेदन करता है, किंतु नियमन करता सूत्र जमीन से ही आबद्ध किए रहता है। मतलब जैसे आपने पक्षियों को देखा है, बहुत दूर दूर जो पतंगे हैं वो घूमते हुए मतलब के आपस में कनकैया खाते हुए और वायु के वेग से चोट खाते हुए और दिशाओं का भेदन करते हुए एक स्थल से दूसरे स्थल तक उड़ते चले जाते हैं, उड़ते चले जाते हैं, लेकिन ये पता होता है कि उनका संबंध जमीन से है, उससे बंधे रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से निबंधकार है कि वो संपूर्ण विधाओं का स्पर्श करता चला जाता है, जहां जाता है वहां जाता है, लेकिन ये पता है कि मुझे इससे जुड़े रहना। तो यही उसका नाभीनाद है। अपना रक्त रस उसी जमीन से लेता है, जमीन की शक्ति ही उसे आकाशकारी बनाती है। तो निबंधकार भी अपनी इन्हीं उत्ताल उत्कर्षणी आंदोलनी शिक्षा से निबंध को गजब की ऊर्ध्वारोही लयान्विति से भर देता है। लेकिन निबंध का चरम चमत्कार वहां अनायास प्रकाश की भांति फूटता है, जहां निबंधकार उन्मथित, उत्थित, उत्क्षेपित आवेश को आकाश की ऊंचाइयों से धरती की शीतल सुनहरी और सुहानी गोद में लाकर पटक देता है।
कप कपाता है, झिलमिलाता है, तिल मिलाता है। एक अनुभव जीवन के आमने सामने आ खड़ा होता है, जुझारू चेतना का आवाहन करता है, ऊबड़ खाबड़ से हिलता मिलता है। लेकिन निबंध रचना पुरुष का अकुटी भंग, भ्रकुटी भंग, उसकी ललित लीला का लास्य, उसकी सहज स्वच्छंदता का परिसीमन करता भी है। अन्य रचनाओं में रचनाकार का उपदेश के जो रचनाकार के उपदेश हैं या तो एकदम शुष्क होते हैं या समाप्त हो जाते हैं, जबकि निबंध में उसकी उपदेश दृष्टि ललित तरल होकर सलिल धारा के समान प्रस्तर तक्षण करती रहती है। जैसे पर्वतों से निकलने वाली नदियों की धाराएं पर्वतों को मानो उनका प्रक्षाल करती हुई सी प्रतीत होती हैं, रात दिन उनको धोती हुई सी प्रतीत होती हैं। उसी प्रकार से जो एक निबंधकार है, उस निबंधकार की जो दृष्टि है, उपदेश दृष्टि है, वो बहुत ही तरल होती है, ललित होती है, जलधार के समान होती है, जो पत्थरों का तक्षण करती रहती है। निबंधकार विचार को पिघलाकर अनुभव में तब्दील कर देता है। ये उसका प्रयत्न है कि उसका विचार पाठक का अनुभव बने। इसके लिए इसे दृष्टांत, उद्धरण, नाटकीय संवादात्मकता से लेकर भाषा की महीन कारीगर तक, उस कारीगरी तक को अख्तियार करना पड़ता है, यानी कि उस तक को अपनाना पड़ता है। निबंध का रचना विधान इसलिए लचीले स्वर्ण तारों और हीरक कणों के तालमेल का अलंकार परिमाण होता है। रचना का उदात्तीकरण उन्हीं स्थितियों में संभव होता है जब विचारों का हिमालय अनुभव की गंगा में प्रवाहित हो। निबंध की अस्मिता क्षणे क्षणे यावन नवताम पैती की धुन पर प्रतिपग चढ़ती चली जाती है, अर्थात क्षणे क्षणे यन नवताम पैती सरमणीय। पंडित राज जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा है कि रमणीयता उसे कहेंगे जो प्रतिपल प्रतिक्षण नवता से अनुस्यूत होती चली जाती है। तो ऐसा ही कुछ निबंध है। निबंधकार को परंपरा से अलग अपनी पहचान ही कायम नहीं करनी पड़ती, स्वयं की लीक को भी स्वयं की परिपाटियों को भी तोड़ना पड़ता है। एक बार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने कहा था कि निबंधकार जिस नाव पर चढ़कर किनारे तक आता है, उस नाव को उसे उसी किनारे पर डुबा देना चाहिए। रचना की इतनी सद्य निष्पन्नता और जो इतनी लीक छोड़नी वृत्ति है, इतनी आविष्कारमयी चेतना है, निबंध को वासी नहीं होने देती। तो ये जो चेतना है, ये निबंध के स्वरूप को सक्षमता प्रदान करती है। तो श्री विद्यानिवास मिश्र ने जो ये बात कही वो बिल्कुल सटीक कही। वो कहते हैं कि जिस नाव पर चढ़कर किनारे तक आता है निबंधकार, उस नाव को उसे उसी किनारे पर डुबो देना चाहिए। रचना की इतनी सद्य निष्पन्नता, इतनी लीक छाड़नी वृत्ति और इतनी आविष्कारमयी चेतना निबंध को कभी भी वास्तव में बासी नहीं होने देती, पुराना नहीं होने देती। निबंध रचना में निबंधकार का फैलाव और संकोच गद्य की लय के तनाव की एक प्रभावकारी सिंफनी निर्मित करती है। विचार को पीसकर मानो बिंबों, संवादों, भावना प्रवाहों से गुजारकर आत्मीय बनाने के प्रयत्न में लेखक का सफल हो जाना ही निबंध रचना का महत्वपूर्ण बिंदु है। वैचारिक तनाव को निरंतर अनुभव के रचनात्मक दबाव में विस्फूर्जित करने की जो सांद्र शीतल प्रक्रिया है, वो निबंध की अनेक जोड़ गांठों में अभिव्यंजित होती है। निबंध रचना में विचारों और भावों का क्रिस्टलाइजेशन बहुत उच्चतम दबाव पर होता है, जिसे अध्ययन, अभ्यास और लोकानुभवों के अर्जन का उच्च ताप कल्पना के सक्रिय सहयोग से वाष्पीकृत करता है। वाष्प पट पर जैसे सूर्य अपनी किरणों के परावर्तन से एक इंद्रधनुष की छवि बना देता है, कुछ वैसा ही सृजन सत्ता निबंध का होता है, जिसमें समस्त भाव एक साथ गूंथते हैं और एक इंद्रधनुषी सत्ता को प्राप्त करते हैं। यही वजह है कि कुशल निबंधकार, कवि, कथाकार, इतिहासविद, संस्कृति व्याख्याता, पौराणिक और गप्प हाकू तक होता है। भाषा के जीवंत लोक का दृष्टा और गजब का शब्द रंगता होता है।
दुनिया भर की रचना विधाओं की यह यथासंभव शक्ति निबंध रचना में ढालने का दुस्साहस करने वाला एक निबंधकार सच्चा साहित्यकार होता है, जिसमें साहित्य की समस्त विधाओं पर लेखनी चलाने की एक अद्भुत क्षमता विद्यमान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भाई मैं तो गप हाँकता हूँ, पांडित्य और सृजनशीलता का तीर्थ होता है। समकालीन साहित्य में निबंध अपनी इन्हीं रचनात्मक शक्तियों के कारण विराट संभावनाओं के द्वार उद्घाटित कर रहा है। भारतीयता की असल पहचान और विदेशी प्रभावों को समुचित व्याख्या निबंधकारों ने अपनी रचनाओं में बेहद आत्मीयता के साथ प्रस्तुत की। चाहे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हों या विद्यानिवास मिश्र हों या फिर निर्मल वर्मा या फिर अज्ञेय ही क्यों, क्षण दूभर होते जा रहे हैं जिनमें गांव की ठंडी संध्याएं अपनापे की ऊष्मा से अनुप्राणित होती हैं। कौड़े सुलग उठते थे, उनको घेर घार कर लोग आग तापते थे, बातों के कुलावे मिलाते हुए कभी निज धरी कथाओं में खो जाते थे, कभी रामायण महाभारत में रम जाते थे, कभी तुलसी कबीर में पसीज उठते थे। दुनिया जहां भर के समाचार सुनाए जाते थे। आग बुझ रही है तो उसे उकसेर दिया जाता था, उसे फिर से मतलब कि बुझती हुई आग को फिर से उकसा दिया जाता था। अंगारों पर चढ़ी राख को किसी सीख से हटा दिया जाता था, अंगारा फिर दिबाने लगता था, फिर आंच देने लगता था, फिर उसमें अग्नि उठने लगती थी। निबंध कुछ किसी तरह का होता, अंगारे को उकसाने का, आंच कम हो रही है तो उसे बढ़ाने का, खारिज होती जा रही है तो आत्मीयता को पुनः प्रतिष्ठित करने का, और जो आज के अलगावपूर्ण जीवन में बेहद जरूरी है। तो हम यहाँ पर हमने निबंध का जो स्वरूप है, निबंध का जो मतलब कि एक कहना चाहिए आरंभ है, और निबंध की जो एक अवस्थिति है, उसका जो एक विकास है, उसकी जो एक पृष्ठभूमि है, उसे हमने यहाँ पर जाना कि निबंध की पृष्ठभूमि क्या है। इसी के साथ साथ निबंध को हमने किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, निबंध का अर्थ क्या होता है, इसे हमने जाना। अब हम इसके आगे जो हमारा निबंध है उसके स्वरूप को जानेंगे, उसके विकास को जानेंगे, और अलग अलग युगों में जो निबंध की विधा की अवस्थिति रही है उसे समझेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो बात यहाँ आती है, एक कुशल निबंधकार वही है जो साहित्य की प्रत्येक विधा का पारखी हो, वही एक कुशल निबंध लिखने में सक्षम हो सकता है। धन्यवाद।